हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक जोशी, डायरेक्टर सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट एंड एचओडी फिजिक्स। इस कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिजिक्स और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, जिसमें पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम चार्ज और उससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सोचें कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, तो हम जानते हैं दैट यूनिवर्स इज फुल ऑफ चार्ज। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी चार्ज है, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके अंदर भी चार्ज है, बिकॉज एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड दे कन्फाइंड नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो उन सभी के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी हमारे आसपास बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे आता है, चार्ज की वजह से फोर्स कैसे डेवलप होता है, उस फोर्स में फील्ड कैसे डेवलप होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करती है। इसलिए अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, फोर्स बिटवीन द चार्ज, देयर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आ गया? तो 600 बीसी में हमारे पास एक सब्सटेंस होता था जिसको बोलते थे एम्बर। एम्बर में चार्ज वाली प्रॉपर्टीज होती थी, जो प्रॉपर्टी एक चार्ज शो करता है वो एम्बर भी शो करता था। उस समय लोग एम्बर को बोलते थे इलेक्ट्रॉन, और यहां से वर्ड इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना। हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज किसी पार्टिकल की और बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उन दो बॉडी या पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर पढ़ा करते थे कि मास किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है। इन सिमिलर फैशन चार्ज की वजह से दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है। इसलिए द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज नोन एज चार्ज। हम एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करके ये जानते हैं कि चार्ज दो तरीके का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम ग्लास रॉड को एक वूलन क्लॉथ से या फर से या सिल्क क्लॉथ से रगड़ें और हम एक किसी एबोनाइट की रॉड को भी दूसरा कैट फर से रगड़ दें, तो हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट टाइप का चार्ज डेवलप हो गया है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि सेम काइंड का जब चार्ज होता है तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हमने ये क्यों कहा कि चार्ज प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, इसलिए कि देखिए, आप मान लीजिए कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन पर एक प्रकार का चार्ज है। मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि वो कैसा चार्ज है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके ऊपर सेम टाइप का चार्ज होगा। वैसे हम सभी जानते हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पर फिर भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक जैसे पार्टिकल है, साथ ही साथ इनके बीच में मास भी होगा। अब मास होगा तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, जो कि हम लास्ट ईयर से ही जानते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स चाहता है कि ये लोग पास आ जाएं, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली दो इलेक्ट्रॉन्स को पास में लाते हैं तो वो तो एक दूसरे से रिपेल करना चाहते हैं। मतलब यहाँ कोई और फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, जो कि डोमिनेट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे भी ज्यादा ताकतवर है और इन दोनों को दूर ले जा रहा है। ये जो फोर्स है, ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से आया है इलेक्ट्रॉन की, वो चार्ज है, ना कि मास है, क्योंकि मास की वजह से तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आया है, चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ चार्ज?
Unit of charge in MKS system is coulomb or ampere into second. Since the formula for current is I is equal to Q by T, that is current is equal to charge upon time, and therefore charge is equal to current into time. So ampere stands for current and second stands for time. But in CGS system, there are two units of charge, two types of units of charge. One is electrostatic unit. Electrostatic unit, state coulomb or Franklin, and electromagnetic unit means absolute coulomb or app coulomb. What is the relation among them? 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 state coulomb, and 1 coulomb is equal to 1 by 10 app coulomb. So as you see, app coulomb is the larger unit. 1 app coulomb is equal to 10 coulombs. कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, which is negative of nature, and E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. ये नेगेटिव चार्ज है. चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, वंस अगेन इसकी वैल्यू सेम होती है 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, लेकिन ये पॉजिटिव नेचर का होता है. चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन जो है वो उनके ऑपोजिट है. फिर याद रखना चाहिए मास. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6726 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.6749 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. यानी आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है. आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें कई बार जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो मास को कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी. तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन अगर देखें सीधा सीधा तो इधर 10 की पावर माइनस 31 और इधर 10 की पावर माइनस 27, यानी कि अगर सीधे सीधे देखें तो लगभग 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा मैसिव है. As we know, in natural condition, all the atoms confined equal number of protons and electrons. क्योंकि नेचुरल कंडीशन में किसी भी एटम के पास इक्वल नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए नेचुरली कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं. अगर हम किसी मेथड से प्रोटॉन तो हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, अगर हम किसी मेथड से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इनबैलेंस कर सकें तो बॉडी पर कुछ चार्ज अपीयर हो जाएगा. अभी यहाँ चार्ज बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन बहुत सारे हैं, न्यूट्रॉन बहुत सारे हैं, चार्ज बहुत सारा है, लेकिन कोई नेट चार्ज नहीं है, बिकॉज एक न्यूट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि अभी हमने देखा था. ये लोग एक दूसरे के चार्ज को नलीफाई कर रहे हैं. अब अगर हम किसी मेथड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा कर दें और प्रोटॉन के नंबर कम कर दें, मतलब हम कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दें, ऐसा करने पर नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और नेट पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. तो दोनों का सम करने पर
हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यानी कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हैं। तो मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम बोलते हैं कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन के मुकाबले। इसी तरह अगर हम किसी मेथड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे और प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे और तब यहाँ पर नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब हम बोलते हैं कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब हम क्या बता रहे होते हैं वहां? हम बता रहे होते हैं वहां कि वहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब वहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस चार्ज तो यहाँ बहुत सारा है लेकिन जो डिफरेंस बच रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, जो एक्सेस चार्ज बच रहा है बॉडी पे, इनबैलेंस चार्ज बच रहा है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो बड़े मीनिंग में चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ चार्ज। जब हम बोलते हैं किसी बॉडी पर चार्ज है तो चार्ज ऑन बॉडी मींस एक्सेस चार्ज ऑन बॉडी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द चार्ज on any body is always an integral multiple of fundamental charge। मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आ सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब सबसे कम चार्ज कितना पॉसिबल है किसी बॉडी पर। अब ये कैसे पता चला होगा कि सबसे कम चार्ज कितना होना चाहिए किसी बॉडी पर? तो एक साइंटिस्ट थे मिलिकन। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स पर चार्ज क्रिएट किया और उन्होंने ये नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स के साथ किया और फिर जब उन सब पे चार्ज आ गया तो उन्होंने उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला कि भाई इन सभी चार्ज को वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड कर सकते हैं। जिससे उनको पता चला कि किसी भी पार्टिकल पर, बॉडी पर सबसे छोटा चार्ज कितना आ सकता है? वो आ सकता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्योंकि हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चार्ज हम लाते कैसे, या तो वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। तो अगर हम किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अगर हम किसी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इनिशियली तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और हम इलेक्ट्रॉन निकाल कैसे सकते हैं? या तो एक निकाल सकते हैं, या दो निकाल सकते हैं, या तीन निकाल सकते हैं, या चार निकाल सकते हैं, पर हम कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते ना 1.2 निकाल लिया, 3.9 निकाल लिया, 4.6 निकाल लिया, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन निकालना अलाउड ही नहीं है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही निकाल सकते हैं। और क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पर जो पॉसिबल है उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल चार्ज, लीस्ट पॉसिबल चार्ज। तो जिस किसी बॉडी पर जो लीस्ट पॉसिबल चार्ज आ सकता है वो आ सकता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वो सबसे छोटा चार्ज हो सकता है जो किसी बॉडी पे आएगा, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो फंडामेंटल चार्ज मतलब लीस्ट पॉसिबल चार्ज है किसी बॉडी पर। इसलिए क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना आ सकता है
चार्ज आ सकता है इस फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, यानी Q हो सकता है प्लस और माइनस एन ई, जहां पर जरूरी है कि n क्या होगा, जहां पर जरूरी है कि n होगा must be an integral number that is 1, 2, 3 and so on। ये कभी भी कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होगा। ये कभी भी कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कोई फ्रैक्शनल नंबर होगा, अगर मान लीजिए कि ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो हमने आधा इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, जो कि तो अलाउड ही नहीं है ना। इसलिए क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज ले आओ, आप 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, या तो पॉजिटिव चार्ज ला सकते हो या नेगेटिव चार्ज ला सकते हो, लेकिन आप कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज नहीं ला सकते। ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है। अच्छा, कोई पूछे इसका कॉज क्या है तो बड़ा सिंपल है भाई, हम सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में ही तो निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, हम इंटीग्रल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं किसी बॉडी से। तो हमें ये क्लियर हो गया कि क्योंकि हम इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और दे सकते हैं, इसलिए चार्ज तो हम ला ही नहीं सकते फ्रैक्शनल मल्टीपल के बराबर। सबसे पहले फैराडे थे, उन्होंने ये बताया था कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने सजेस्ट किया था ये आइडिया फैराडे ने कि आ, ऐसा होना चाहिए कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से कुछ भी चार्ज नहीं दे सकते, उसका एक फिक्स पैकेट होगा, उसका एक फिक्स क्वांटा होगा, जिसमें कि हम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें क्वांटा में शिफ्ट होती हैं। जैसे आप बाजार से पेन लेने जाएं, तो आप एक पेन ला सकते हैं, दो पेन ला सकते हैं, काट के पेन नहीं देगा कोई। बिल्कुल इसी तरह लेकिन कुछ चीजें हैं जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। फैराडे को लगता था कि चार्ज भी जब शिफ्ट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उसकी कोई फिक्स क्वांटा होगी जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता होगा। लेकिन लास्ट में इसको मिलीकन ने 1912 में 1912 में मिलीकन ने इसको प्रूव करके दिया। उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने शो किया कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है जो नेचर के सभी डोमेन में सही है, मतलब इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ लगेगा वहां नहीं लगेगा। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है वो फोटोन्स के बारे में अगर आपने सुना हो, तो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, बंडल्स में वो शिफ्ट होते हैं। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम जो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इस बार जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो हम ये प्रूव करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, एंड दे बोथ आर क्वांटाइज्ड। सो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अब सवाल कैसे बनते हैं? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। जैसा कि हम देख चुके हैं कि वही चार्ज पॉसिबल हो सकता है जिसमें हम इंटीग्रल नंबर में इलेक्ट्रॉन या तो ले लें या दे दें। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि चार्ज 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, अगर हम यहाँ पर लगाएं 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉसिबल है, यानी कि ये चार्ज पॉसिबल है।
अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा वाला क्वेश्चन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे ये तो वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज हुआ, तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही है। 1, तो इसलिए ये पॉसिबल है। थर्ड में हमारे को दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻20। 3.2 इंटू 10⁻⁻20। 3.2 into 10 power minus 20 divided by 1.6 into 10 power minus 19। इसका आंसर आया 0.2, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये चार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो फोर्थ वाले में वो लोग बोल रहे हैं कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। फोर्थ वाला है कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 की पावर -6 कूलम। n is equal to q by e करें तो 10 raised to the power -6 कूलम divided by 1.6 into 10 power -19 कूलम। इसलिए ये होगा 6.25 into 10 raised to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत 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 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आप इसको ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 13 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। जब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बचा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चार्ज को कॉन्टिन्यूअस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है ना। इसलिए एट मैक्रोस्कोपिक लेवल quantization has no physical consequences and it can be neglected। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है, और इससे छोटा चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है? नहीं। रिसेंट डिस्कवरीज के हिसाब से इससे भी छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सब एटॉमिक लेवल पर पाए जाते हैं, और उनको बोलते हैं हम क्वार्क्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो मिलके बना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, और उसका चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और हम इलेक्ट्रॉन को एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से उठा के दूसरी बॉडी में डाल भी सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री मिलते हैं, वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मेरे इस हाथ में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पेन में जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसके अंदर से, इसके न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन निकाल लूं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, मैं इतनी आसानी से ये तो काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, प्रोटॉन मिलते भी कहाँ है? वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं।
इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, उसको आप निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो खुद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको बोलते हैं हम क्वार्क्स। क्वार्क्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क है इस पर +2e/3 चार्ज होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का 2/3 चार्ज इसके पास होता है, वो भी पॉजिटिव नेचर का। और जो डाउन क्वार्क होता है इसके पास -e/3 चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज है इसके पास, पर नेगेटिव नेचर का है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बाहर खुले में नहीं मिलेंगे, ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेंगे, ये बाहर खुले में नहीं मिलेंगे। मतलब ये नेचर में आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करते, पर होते हैं। जैसे कि एक न्यूट्रॉन जो है वो किससे मिलकर बना होगा? आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो किससे मिलकर बना होगा? वो मिलकर बना होगा एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से। एक अप क्वार्क का चार्ज होगा 2e/3 और दो डाउन क्वार्क का चार्ज होगा -2e/3। दोनों का सम अप करने पर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन मिलकर बना है हमारे पास एक अप क्वार्क से और दो डाउन क्वार्क से। फिर प्रोटॉन किससे मिलकर बना होगा? प्रोटॉन मिलकर बना होगा दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। तो दो अप क्वार्क मतलब 2 × 2e/3 प्लस -e/3, तो ये हो गया 4e/3 और ये हो गया -e/3, तो ये हो गया 3e/3, मतलब कि e। और हम जानते भी हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये चार्ज आ गया। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर फंडामेंटल चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे भी छोटा चार्ज पॉसिबल है, तो सर आप कैसे कह सकते हो कि फिर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वैलिड है? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलता है कि हम या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हैं। तो सर यहाँ तो फ्रैक्शनल चार्ज है, लेकिन हम ये किसी बॉडी पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये तो सब एटॉमिक लेवल पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अगर हम एक क्वार्क को उठा के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर सकते होते तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे इसका असर पड़ता। मान लो हम एक क्वार्क को उठा के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी ले आए जो अभी तक नहीं है, तो भी क्या होगा? चार्ज का क्वांटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी चार्ज का क्वांटा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक क्वार्क को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई हमसे बोलता है कि क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फिर भी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वैलिड है, तो क्यों वैलिड है? क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाए कि अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट करने लगे तो क्या होगा? अरे तो कुछ नहीं होगा, चार्ज का क्वांटा चेंज हो जाएगा, चार्ज का क्वांटा हो जाएगा +or- e/3, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज? एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस हम किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं जितना भी चार्ज वहां प्रेजेंट है उसका।
हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को डिफाइन करें कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज होती क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system is obtained by adding algebraically all the charge present anywhere in the system। यानी हम वहां जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उस सबको अगर हम एल्जेब्रिक सम कर लें उसका, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम में चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 2 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम, Q3 इज इक्वल टू -4 कूलम। तो अगर हमें इसका नेट चार्ज निकालना है तो हमें इन तीनों का विद साइन कन्वेंशन सम कर देना चाहिए। देन व्हाट वी गेट इज 1 कूलम। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। और क्योंकि चार्ज स्केलर है इसलिए ऐसा करना पॉसिबल है। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट चार्ज इनवेरिएंट है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज द चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है? चार्ज के इनवेरिएंट होने का मतलब है कि जो जो चार्ज है वो किसी बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। बॉडी की स्पीड बदलते रहिए, उस पर एक बार जो चार्ज आ गया वो नहीं बदलेगा। मीन्स द चार्ज ऑन बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। उस बॉडी पर जो भी चार्ज है वो उसकी स्पीड से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब बॉडी का जो भी चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बॉडी का चार्ज उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज होती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी है ये है चार्ज अपॉन मास। चार्ज डेंसिटी है चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास में मास जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आइंस्टाइन के हिसाब से किसी भी स्पीड पर मास रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हमारी स्पीड चेंज होगी तो मास भी चेंज होगा। स्पीड बढ़ाएंगे मास बढ़ेगा, स्पीड घटाएंगे मास घटेगा। तो इसलिए इस वेरिएबल स्पीड पे, अलग अलग स्पीड पे मास डिफरेंट डिफरेंट होगा और चार्ज अपॉन मास का रेशो भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब जहां चार्ज तो इनवेरिएंट होता है, मतलब वो वेलोसिटी पे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वहीं मास डिपेंड करता है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है डिपेंड्स ऑन स्पीड। चार्ज डेंसिटी स्पीड पर डिपेंड करती है, जबकि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज conservation of charge. So the fourth property is conservation of charge. What is conservation of charge? अगर हम डायरेक्ट बोले कि चार्ज नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम पैदा भी नहीं कर सकते खत्म भी नहीं कर सकते,
तो आप लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकाल दें, इधर से इधर डाल दें तो वहाँ पे चार्ज आ जाता है, किसी पर पॉजिटिव आ जाता है, किसी पर नेगेटिव आ जाता है। तो सही बात है, हम चार्ज ला सकते हैं। लेकिन हम जब चार्ज लाते हैं तो अगर हम इस पेन से मेरे हाथ में अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो जितना इधर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यस, हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, हम चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पेयर में क्रिएट कर सकते हैं और पेयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज को हमेशा पेयर में क्रिएट कर सकते हैं, पेयर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करें? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, बेहतर है कि हम इसे आइसोलेटेड सिस्टम बोले। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स conserved, means charge can be created and destroyed in equal and unlike pairs। मतलब हम जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, साथ साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर हम इस पेन से इस हाथ में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इधर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये नेचर में हर जगह होगा, जहां जहां पॉसिबल है हर जगह होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऐसा नहीं होगा। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है इन पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन की फिनोमिनन में एक गामा पार्टिकल जो कि प्योर एनर्जी है, ये डिवाइड होता है और हमारे पास आता है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस फिनोमिनन में देखें तो ये प्योर एनर्जी थी जो मास में कन्वर्ट हुई, क्योंकि इन दोनों का कुछ ना कुछ मास भी होगा, और साथ साथ चार्ज में भी कन्वर्ट हुई। तो E बराबर mc² से हम समझा सकते हैं कि एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट हुई। लेकिन अगर हम देखें तो LHS साइड देखें तो नेट चार्ज कितना था? 0। और RHS साइड देखें तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ भी नेट चार्ज कितना है? 0। सो पेयर प्रोडक्शन की फिनोमिनन में भी हमने देखा कि नेट चार्ज कंजर्व्ड है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? सो नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है पेयर प्रोडक्शन का जस्ट अपोजिट, मतलब एनहिलेशन प्रोसेस। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम देख सकते हैं एनहिलेशन प्रोसेस। एनहिलेशन प्रोसेस में हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर हमको फिर से एनर्जी देंगे, मतलब यहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही थी, साथ साथ चार्ज भी क्रिएट हो रहा था, लेकिन चार्ज इक्वल और अपोजिट पेयर में क्रिएट हो रहा था। एनहिलेशन प्रोसेस में भी अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दो मास है वो एनर्जी बनने वाले हैं, मतलब यहाँ पर दो गामा पार्टिकल बनने वाले हैं। इस सिस्टम का इस तरफ देखें तो नेट चार्ज कितना है? 0। इस तरफ देखें तो ये तो प्योर एनर्जी है, वैसे भी नेट चार्ज इधर कितना है? 0। इसका मतलब नेचर में दो बढ़िया फिनोमिनन हमें देखने को मिलती है, एक बार एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना और एक बार मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन। और ये दोनों प्रोसेस में हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे यूरेनियम का जब फिशन होगा 92U238 तो यहाँ पर थोरियम बनेगा और हीलियम बनेगा। हीलियम होता है 2He4। अब यहाँ 92 था तो यहाँ थोरियम में बन जाएगा 90 और यहाँ से निकालने पर 234। साथ में एनर्जी भी रिलीज हो सकती है।
मास नंबर गड़बड़ा सकते हैं लेकिन चार्ज नंबर गड़बड़ नहीं हो सकता है। आप 92 को 90 और 2 को सम करेंगे तो 92 आ जाएगा, जिससे पता चलता है कि चार्ज कंजर्व होता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए, अगर हमें कहीं पर भी चार्ज लाना है तो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से हटाना है इलेक्ट्रॉन या डालना है, तो इसलिए हमें मास तो चाहिए ही। हम बिना चार्ज के मास हो सकता है, मतलब नेट चार्ज 0 हो, एक्सेस चार्ज नहीं हो तो मास हो सकता है, जैसे कि ये पेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन जब हम किसी बॉडी पर चार्ज ला रहे हैं तो उसमें मास होना जरूरी है, बिना मास के हम चार्ज नहीं ला सकते। तो चार्ज लाने के लिए मास होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम सोचें वैक्यूम में जहां पे कुछ मैटर नहीं है, क्या वहां हम चार्ज ला सकते हैं? नहीं ला सकते, चार्ज नहीं ला सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई मैटर ही नहीं है। सन से लेके अर्थ के बीच में अगर वैक्यूम है तो क्या वहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, चार्ज नहीं हो सकता है क्योंकि वहां मास ही नहीं है। सिक्स प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज एट रेस्ट can produce only electric fields। अगर कोई रुका हुआ चार्ज है तो उसके चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फील्ड कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, चार्ज इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है। इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट, वो भी आ सकती है। हालांकि उसके लिए चार्ज को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मैं इस पेन पे चार्ज लेकर आ जाऊं और अब बस इसको ऐसे पकड़ के रखूं तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और अगर मैं इसको एक्सेलरेट करने लगूं इस तरीके से तो फिर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, जो कुछ हमें दिख भी सकती हैं, कुछ नहीं भी दिख सकती हैं, डिपेंड करता है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर आपके लिए क्विज भी रहेगा जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं।